Lungs are spongy structures with a vast branch network of respiratory tubes. The extremities of the tubes have bundles of several air sacs, which are bubble-like structures called alveoli. If all the alveoli were spread out, they would cover an area of nearly 100 square meters. This provides vast surface for gaseous exchange. लंग का स्ट्रक्चर यदि देखते हैं तो वो कैसा होता है, स्पॉन्जी, और उसमें रेस्पिरेटरी ट्यूब का एक ब्रांच नेटवर्क होता है. ये आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली विजिबल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स प्रेजेंट इन लंग्स. एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली द end portion of this respiratory tube have air like sac like structure called alveoli. इसके एंड में यदि आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, आप अच्छे से दिख रहा होगा. इसमें देखो आप तो एक एंड में एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं alveoli. What are alveoli? I think is clear to you. और ये alveoli कैसे होते हैं, sac air sac which are bubble like structure called alveoli. If all the alveoli were spread out they would cover. ये सारे alveoli को यदि हम खींच के पूरा स्प्रेड करोगे तो ये जगह ले लेगा 100 स्क्वायर मीटर. इतना मतलब इतना हमारे लंग में गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया रहता है. ब्लड वेसल्स alveolar walls have a finite interface फैसिलिटेटिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. और ये जो ब्लड वेसल्स है और एल्वियोलर वॉल्स है, इनमें क्या होता है, जो उनका वॉल है उनमें एक फाइन इंटरफेस होता है जो क्या करता है, द फैसिलिटेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड दैट हैज कम फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ आता है, लंग में. तो उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है. ये कौन करता है, ड्यू टू द इंटरफेस, फाइन इंटरफेस प्रेजेंट इन एल्वियोलर वॉल्स एंड ब्लड वेसल. While mainly oxygen diffuses into the blood vessel, carbon dioxide diffuses out from blood vessel to alveoli. यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है लंग्स में, हम बोलते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. मीन्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द लंग्स. जो हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमें एक्सपेल आउट करना है और बाहर से जो ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होता है किसके साथ, ब्लड के साथ. तो ये सब डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए उसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी है, फाइन इंटरफेस. वो इजीली ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ब्लड में डिफ्यूज़ करती है. वो हार्ड रहेगी, सख्त रहेगी तो ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पाएगा. और इसके अलावा उसी समय आपको कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करना है, एक्सपेल करना है. तो ये एक्सपेल जो होता है ये प्रोसेस कैसा होता है, तो एल्वियोलाई में वो डिफ्यूज़ होता है, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ रहता है, वो पास होता है एल्वियोलाई में. तो एल्वियोलाई के थ्रू हम लोग उसको एक्सपेल करते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब. देन वो आएगा रेस्पिरेटरी ट्यूब के नेटवर्क में, फिर वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाएगा, फिर नोज में जाके बाहर जाएगा. ये जो उसका एक्सपेल बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है. और ऑक्सीजन को ब्लड में डिफ्यूज़ करने का काम ब्लड वेसल्स के में होता है. तो ये दोनों प्रोसेस के लिए उन दोनों की वॉल कैसी होती है, तो उनको फाइन इंटरफेस होता है. While mainly oxygen diffuses into the blood, carbon dioxide diffuses out from blood vessel to alveoli. The lungs may be affected by infection, dust and smoke. हमारे लंग्स में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है या डस्ट और स्मोक, जो कि बाहर के वातावरण में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसके साथ यदि डस्ट और स्मोक आ जाता है तो लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है. ब्रीदिंग इन or out is a process that ultimately helps in maintaining the internal environment of cells by maintaining the level of certain substances in them.
अब इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन के साथ साथ वो डस्ट भी यदि अंदर आ जाता है, तो अब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उस समय उसमें से कुछ पोर्शन वैसे ही क्या होता है, बाहर चला जाता है। इस तरह से हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। नहीं तो सारा का सारा डस्ट या स्मोक अंदर चला गया और ऑक्सीजन की जगह वही एब्सॉर्ब हो गया ब्लड में, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तो लंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, लंग्स ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ नहीं है। जब हम ब्रीद इन करते हैं उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, ब्रीथ आउट, तो उसमें क्या होता है, जो भी डस्ट या स्मोक हम लोगों ने क्या किया है, इनहेल किया है, उसको फिर एल्वियोलाई के थ्रू बाहर फेंका जाता है। The movement of diaphragm, which is a muscular structure between thoracic and abdominal cavity, and movement of ribs by muscular movement facilitate expansion or contraction of lungs. हमारे जो lungs है उसका हमने मॉडल बनाया था, आपने देखा भी होगा, वो बलून थे जो कि बॉटल के अंदर थे। वो उसको जैसे ही हम लोग एक्सेल करते हैं तो क्या होते, फूलते थे, और इनहेल करते हैं तब फूलते थे, और एक्सेल करते थे तो वो क्या होते थे, पूरे उनकी हवा चली जाती थी उसमें से। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमारी सेम लंग्स में भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो ये कैसे होता है, इस चीज़ को अब हमें समझना है। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम इज विच इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। इसीलिए ये हमारा जो लंग्स है ये कैसा है, पहले ही बताया गया, ये कैसा है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, ये रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कैसे हो रहा है, बिटवीन थोरासिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो इसका जो मूवमेंट है वो किसके बीच में हो रहा है। हैव यू सीन दिस थोरासिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली। फर्स्ट you try to understand the position of lungs, where are the lungs situated in our body. Now here is the abdominal cavity. Have you seen this abdominal cavity and thoracic cavity? In the figure it is clearly visible. Is it clearly visible to you? This is abdominal cavity and this is your thoracic cavity. Now lungs are present in between this abdominal cavity and thoracic cavity. इन दोनों के बीच में हमारे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी मूवमेंट कैसे होता है। एंड मूवमेंट ऑफ रिब्स बाय मस्कुलर मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको रिब्स दिख रहे हैं, दीज आर द रिब्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये रिब्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ रिब्स बाय मस्कुलर मूवमेंट। ये जो मसल्स मूव होते हैं इसकी वजह से रिब्स मूव होते हैं, फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। ये रिब्स की वजह से ये लंग्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फूलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स इज पॉसिबल ड्यू टू दिस रिब्स। इस रिब्स की वजह से क्या है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पॉसिबल है। Ribs are responsible for contraction and relaxation of the lungs and movement of lungs कैसे होता है, ribs कैसे होता है, ribs कैसे मूव होते हैं, movement of ribs by muscular movement. I think that point is clear to you. Between abdominal cavity and thoracic cavity, lungs are situated and movement, contraction and relaxation of lungs is possible due to presence of ribs. When the diaphragm contract, now have you seen this diaphragm? This is the diaphragm not shown in the figure. I'm saying where it is that I'm telling you. You observe, this is your diaphragm. ये आपका डायफ्राग्राम है। जब ये डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिब्स की मूवमेंट पॉसिबल होती है। रिब्स क्या हो जाएंगे, ये सिकुड़ेगा तो ये फूलेगा ऊपर का पोर्शन। कॉन्ट्रैक्शन when diaphragm contracts and become flat and rib cage extend out। ये जब डायफ्राग्राम आपका जो है वो
एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो गया तो रिब केज क्या हो जाएगा, ये फूलेगा। वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज एंड एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, और इस तरह से ये पूरा पोर्शन फूल जाएगा तो एयर क्या हो जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। और ठीक इसके रिवर्स पोर्शन प्रोसेस होगा। कॉन्ट्रेरी टू दिस रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम आपका रिलैक्स हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द एयर टू फ्लो आउट ऑफ द लंग्स। तो डायफ्राग्राम यदि रिलैक्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रीथ आउट होगा। A maximum of nearly 4 to 6 liters of air may fill into the lung with each breath. जब हम एक बार सांस लेते हैं तो 4 से 6 लीटर हवा क्या होती है, अंदर आती है। नॉट ऑल ऑफ दिस फ्लोज आउट इन अ लिविंग इंडिविजुअल, उसमें से सारे का सारा पोर्शन ब्लड में नहीं फ्लो होता है। नियरली 1.5 to 2.5 लीटर ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स, हमारे लंग्स में हमेशा 1.5 से 2.5 लीटर तक की हवा प्रेजेंट होती है। इफ वन ऑफ आवर लंग बिकम नॉन फंक्शनल द अदर टेक्स ओवर द फंक्शन, यदि एक लंग आपका खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है तो दूसरा लंग्स उसका काम करता है। दिस हैपन इन द केस ऑफ आवर किडनीज एज वेल, ऐसे ही किडनी में होता है। वी मे नेवर फील एनी डिफरेंस ऑल थ्रू आवर लाइफ, और इस तरह से हमें पता ही नहीं चलता है कि लंग खराब हो गया है। सेवरल फंक्शंस गो ऑन इन आवर बॉडी दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, all systems of our body work in mutual coordination. Certain structures show such pathways. One such structure between respiratory tract and gut is shown in the figure that we have already seen. Now you read this portion. Try to draw the diagram of respiratory system in your copy.